नोएडा में 2 दिनों से हिंसा भड़की है। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इसके पीछे वजह है क्योंकि जो हिंसा, जो आंदोलन फैक्ट्री के मजदूरों से शुरू हुआ था, वो अब घर में काम करने वाली मेड तक, हाउस हेल्प तक पहुंच चुका है। इस उपद्रव पर पुलिस की जांच में जिस तरह सोशल मीडिया, फर्जी अकाउंट्स और बाहरी लोगों के शामिल होने की इनपुट्स हैं, वो सवाल खड़े करते हैं कि क्या सीएम योगी के सपनों के शहर नोएडा को हिंसा में झुलसाने की कोई सोची समझी साजिश रची गई। नोएडा से एक एक परत खोलती हुई ये रिपोर्ट आपको। कल मजदूरों के गुस्से से नोएडा की रफ्तार थी। सड़कों पर आगजनी, पथराव और घंटों हंगामा हुआ। आज एक बार फिर नोएडा में वही कहानी, वही हंगामा, सिर्फ एक किरदार और जुड़ा। कल सिर्फ कंपनी के मजदूर थे तो आज हाउस हेल्प भी सड़कों पर उतर आए। समय सुबह 7:30, नोएडा सेक्टर 121, क्ल्यू काउंटी सोसाइटी। नोएडा की सड़कों पर योगी फोर्स मार्च कर रही थी। जगह जगह पुलिस की निगरानी थी, लेकिन इसी बीच सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 121 में फिर हंगामा हुआ। सेक्टर 121 में क्ल्यू काउंटी सोसाइटी में काम करने वाली हाउसमेट्स ने पथराव किया। ये महिलाएं सोसाइटी में रोजाना काम करती हैं, लेकिन आज वेतन बढ़ाने और महीने में 4 छुट्टी की मांग को लेकर उग्र। क्या नोएडा में हिंसा की ये प्लानिंग पहले से थी? क्या नोएडा में हंगामा किसी साजिश का पहला पड़ाव था? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नोएडा में ऐसी साजिश रचने वालों ने पहले मजदूरों को गुमराह कर सड़कों पर उतारा। अगला स्टेप हाउसमेड बन, यानी मजदूर और हाउस हेल्प नोएडा हंगामे के टूल किट के किरदार। कहाँ पे आप काम करती हैं? यहीं पे करते हैं, सोसाइटी में, सिलो काउंटी में। ये सैलरी इनकी ऊपर से बढ़ा दी गई है कि अपने मजदूरों की वो बढ़ाओ, और ये हमारी नहीं बढ़ा रही हैं। ये आए साल सबका पैसा बढ़ता है, लेकिन ये लोग हमारा नहीं पैसे बढ़ाते हैं। छुट्टी भी हमें 2 अलाउड है, वरना हमें 3-4 छुट्टी चाहिए। 8 घंटा किसमें 6,000-7,000 रुपया दिया जाता है। अगर उसका मर्जी से काम नहीं करेंगे, चोरी के नाम फंसा देता है गेट पर आके, जाने नहीं देते अंदर। अब जरा नोएडा में हुए आज के हंगामे के पीछे का खेल समझो। सेक्टर 121 में सोशल मीडिया के जरिए हाउसमेट को इकट्ठा किया गया, भीड़ को भड़काया गया, हिंसा के लिए उकसाया गया और उसके बाद सड़कों पर कोहराम मचा। आरोप ये कि हंगामे के बीच क्ल्यू काउंटी सोसाइटी के गेट नंबर 2 को तोड़ा गया, पथराव करके कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस हंगामे के पीछे कौन? पुलिस की जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अशांति फैलाई गई। मैसेज करके लोगों को बाहर से बुलाया गया। मैसेज के जरिए माहौल को हिंसक बनाने की कोशिश की गई। फर्जी अकाउंट बनाए गए जो सिर्फ 24 घंटे पहले एक्टिव हुए, और फिर भीड़ में घुसे कई नए चेहरों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई। इसके अलावा नोएडा में कल मजदूरों की हिंसा मामले में जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें पुलिस पर हमले की बात है। हिंसा के पीछे साजिश का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि दंगाइयों ने पहचान छिपाने के लिए फैक्ट्री और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया। कोशिश थी कि डिजिटल सबूत मिटा दिए जाएं, लेकिन यूपी पुलिस की मुस्तैदी से यह साजिश नाकाम हुई। 396 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 292 पुरुष और 4 महिलाएं। यानी हिंसा का प्लान पहले से था, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। खुद डीजीपी राजीव कृष्ण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ये कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करके की जाएगी। 2 स्थानों पर जो है वो तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ 7 FIR से अधिक अभी दर्ज की जा चुकी हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया। लगभग 350 लोगों को मौके से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप बॉट्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करने के, गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। यानी नोएडा में 2 दिनों से दहशत फैलाने वालों की साजिश का अकाउंट ओपन हो चुका है और अब चुन चुन कर हिसाब होगा। नोएडा से विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा के खिलाफ एक बड़ी साजिश, बदनाम करने की कोशिश। ये सवाल क्यों कहे जा रहे हैं, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके पीछे की वजह बताता हूं कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कहा गया। हाल ही के दिनों में सीएम योगी का फोकस ग्रेटर नोएडा पर रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीब
उसकी वजह है यहां निवेशकों का बढ़ता भरोसा। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का बन चुका है। इसमें करीब 11,200 करोड़ रुपए का आधिकारिक आंकड़ा सरकार ने दिया। इसके आसपास के इलाकों में निवेश हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास इंटरनेशनल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। करीब 3,500 करोड़ का निवेश वहां बताया। ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क के लिए करीब 2,500 करोड़ का निवेश हुआ। गौतम बुद्ध नगर में निवेश प्रस्ताव में 470% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे खास है आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश और 350 से ज्यादा कंपनियों का निवेश का प्लान है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। ये कहा जा रहा है कि शायद यही बात कुछ लोगों को खटक रही है। नोएडा में शायद इसलिए साजिश हो रही है। जो जांच में निकलकर सामने आया उसमें भी यही सामने आया। जांच में क्या क्या सामने आया, सर प्रशासन क्या कह रहा है, अब जरा आप वो सुनिए। प्रशासन का कहना यह है कि क्यूआर कोड के जरिए उपद्रवी को जुटाया गया, फिर संगठित तरीके से नोएडा में भीड़ बुलाई गई। प्रशासन का कहना यह है कि मजदूर और हाउसमेट को टूल किट बनाया गया और प्लानिंग के साथ आगजनी और हिंसा की गई। सीसीटीवी को तोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिशें भी की गई, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन प्रशासन से सवाल यह भी उठता है कि 5 दिन से जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे उनके तहत क्या एलआईयू को इस बात का इनपुट नहीं था कि 82,000 मजदूर एक साथ नोएडा की सड़कों पर आ सकते हैं। नोएडा यूपी नहीं बल्कि देश का सबसे तेजी से उभरता इन्वेस्टमेंट हब, जहां एक तरफ सीएम योगी दुनिया भर के निवेशकों को बुला रहे हैं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था का भरोसा दे रहे हैं। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन योगी के उसी नोएडा को बदनाम करने की एक टूलकिट रची गई, जिसके सबूत ये तस्वीरें। ये नोएडा में कौन करा रहा है? नोएडा के विकास पर ब्रेक लगाने की कोशिश किसकी है? और सवाल यह भी कि क्या इसके पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि नोएडा में हुए हंगामे के लिए संगठित तरीके से भीड़ जुटाई गई। क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया। व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई गई, मौत की झूठी खबर फैलाई गई और हमले की खबरें वायरल की गई। मजदूरों के गुस्से को भड़काया गया, हिंसा और हंगामा कराया गया। प्लानिंग के तहत एक साथ ग्रुप ने पहले आगजनी की, फिर दूसरी लोकेशन पर वही ग्रुप बढ़ा। सीसीटीवी को निशाना बनाकर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इनके तार जुड़े हैं। 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। नोएडा हंगामे के दौरान मजदूरों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के हथकंडे चलाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक इंस्टाग्राम चैट में मिर्ची वाली साजिश डिकोड की गई। इंस्टाग्राम पर लिखा गया कि लाठी कुछ नहीं, मिर्ची पाउडर ले चलो, बस बात खत्म। सब भाई बहनों से अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल चलती रहेगी भाइयों बहनों। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप बॉट्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करने के, गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वो सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रयोग करना चाह रहे थे, उसको मिसयूज कर रहे थे। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन सबूतों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा सवाल उठाया कि नोएडा हंगामे के तार कहीं पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं। 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, 2 मेरठ और 2 नोएडा, और जो प्रथम चरण की जांच हमारी एजेंसियों ने किया है, इन आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं, उनके बताए गए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं। अभी जांच आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा, कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है।
इस नापाक साजिश के शक की वजह है क्योंकि पाकिस्तान पहले भी सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की साजिश कर चुका है। नोएडा हंगामे में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं, ये जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल यूपी पुलिस उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिन्होंने नोएडा में हिंसा भड़काने की साजिश रची और प्रदर्शन में शामिल मजदूरों को ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी। कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, 144 लागू है। कानून का सहयोग करिए, कानून का पालन करिए। जिसको अपने घर जाना है घर जाए, जिसको अपने काम से जाना है काम से जाए। नोएडा से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा प्रकरण में जांच की जा रही है। क्या वाकई ये पाकिस्तान से जुड़े हुए साजिश थी या ये LIU का फेल्योर भी? नोएडा में जांच जारी है तो उधर उत्तर प्रदेश से पकड़े गए आतंकियों का एक बड़ा प्लान भी एक्सपोज हुआ है। उत्तर प्रदेश में छोटी आगजनी को ट्रायल रन बना करके बड़े आतंकी हमले की साजिश रची। सवाल ये, क्या ये नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे मॉड्यूल एक्टिव हैं? ATS और केंद्रीय एजेंसी और इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी क्योंकि हर आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान से QR कोड स्कैन करके पैसे भेजे गए। की घटनाओं की अब यूपी ATS आतंक की साजिश के एंगल से जांच करेगी। मुनीर का QR कोड प्लान एक्सपोज। पाकिस्तानी गुर्गों का आगजनी कांड डिकोड। यूपी से पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। जांच में सामने आया कि आरोपी यूपी में आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर वीडियो बनाते थे, फिर उसे पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर को भेजते थे। वीडियो के जरिए आतंकी अपने काम का सबूत देते थे। काम के बदले में अबू बकर उन्हें पैसे भेजता था। सूत्रों के मुताबिक ये पैसा QR कोड के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। उत्तर प्रदेश में 4 आतंकी पकड़े गए जिनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि वो इन छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिनके वीडियोस बना के पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजते थे और उनसे रकम वसूली की जाती थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इन आरोपियों ने पहले छोटी छोटी आगजनी कर अपने हैंडलर्स को ट्रायल दिखाया, यानी ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे यूपी में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। दरअसल आमतौर पर आगजनी की घटनाओं को हादसा मानकर फाइल बंद कर दी जाती है, लेकिन जब इसके पीछे आतंकी और फंडिंग कनेक्शन सामने आया तो पुरानी फाइल फिर से खोली जा रही है। जांच टीम अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, बरेली और प्रयागराज में हुई 26 घटनाओं को चिन्हित किया, जिसमें अब आतंकी कनेक्शन की जांच जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं को महज एक हादसा मानकर उस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा इस मामले की जांच होगी और यूपी ATS हर एक एंगल से पड़ताल करेगी और देखना होगा कि इसमें और कौन कौन सी गिरफ्तारियां होती हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने 4 मार्च को लखनऊ के किरतपुर इलाके में एक पिकअप वैन में आग लगाई। इसका वीडियो भी बनाया। आतंकियों के पास से मिले 7 मोबाइल फोन में ऐसे वीडियो मिली जिनकी लोकेशन और टाइमिंग की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। आगजनी की घटनाएं सिर्फ ट्रायल रन थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी के आतंकी नेटवर्क में और भी मेंबर हैं? क्या देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी साजिश चल रही है? फिलहाल यूपी ATS और सेंट्रल जांच एजेंसियां इस पूरे टेरर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिले अनोखी सौगात की, जिसकी शुरुआत PM मोदी ने की आज। ये सौगात दिल्ली से देहरादून के बीच बने हाईटेक एक्सप्रेसवे की। अब इन 2 बड़ी राजधानी की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी होगी और खास बात यह कि इस एक्सप्रेसवे में कई ऐसी खासियतें हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे को अनोखा और शानदार बनाते। दिल्ली टू देहरादून अब नहीं रहा दूर। एलिवेटेड रोड, ग्रीनफील्ड हाईवे, 6 घंटे का सफर बस 2.5 घंटे में। उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो आज आ ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तौर पर नई सौगात दी तो देश में विकास की नई इबारत भी जुड़ गई। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी
इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो ये है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दो बड़े सूबों की राजधानी को नहीं जोड़ता, बल्कि तकनीक और प्रकृति का बेहतरीन नमूने भी पेश करता है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा जंगल से होकर गुजरता है, मगर इससे जंगली जानवरों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जंगल में बनाया गया है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का जंगल में बना सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है, जहां ऊपर गाड़ियां चलेंगी और नीचे जंगली जानवर। यह एक्सप्रेसवे देखने में जितना भव्य और दिव्य है, इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा हैं। और ये फायदा सिर्फ दिल्ली और उत्तराखंड को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को होने वाला है, क्योंकि करीब 212 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 64% हिस्सा यानी करीब 135 किलोमीटर यूपी से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे के फायदे की बात करें तो उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार होगा, प्रदूषण और ईंधन खपत में कमी आएगी। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 5 साल लगे। दिसंबर 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और फरवरी 2026 में निर्माण पूरा हुआ। इसका पहला ट्रायल रन नवंबर 2025 में अक्षरधाम से बागपत के लिए किया गया था। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली डिजाइन वाले इस एक्सप्रेसवे पर अभी कुछ दिनों तक टोल नहीं लगेगा, यानी अगले कुछ दिनों तक अगर आप भी मुफ्त में लॉन्ग ड्राइव का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ग्रीनफील्ड हाईवे वाला ये शानदार एक्सप्रेसवे तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, बिहार में तय हो चुका है कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और कौन बनेगा ये भी तय हो चुका है। बिहार का चौधरी सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया दोबारा से, और कल 11 बजे सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ ले। बिहार के नए चौधरी बने सम्राट। 76 साल बाद बिहार में बीजेपी का सीएम। चेहरे पर जीत की चमक है, हाथ जुड़े हुए हैं और गले में सुर्ख गुलाब की माला है। ये तस्वीरें उस ऐलान के ठीक बाद की हैं जिसने साफ कर दिया कि अब बिहार में नीतीश कुमार के बाद सम्राट युग का शुभारंभ हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और ये तय हो गया कि बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। सर्वसम्मति से जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने उसका प्रस्ताव का समर्थन किया और हमारे पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया कि विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को अपना नेता चुना है। मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि बिहार में इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और तभी से लगभग ये भी तय था कि बीजेपी से सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार के सभी समीकरणों में सम्राट चौधरी फिट बैठ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले ही नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी और अब जब नीतीश कुमार ने 20 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है तो बीजेपी ने उस गद्दी के लिए सम्राट चौधरी को ही चुना है। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है।
जाहिर है सम्राट चौधरी के लिए जिम्मेदारी बड़ी है और जनता को उनसे काफी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में 20 साल तक सुशासन की एक अलग पहचान बनाई थी, जिसे बरकरार रखते हुए बिहार को उन्हें और आगे ले जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है बंगाल चुनाव पर हमारे खास शो चुनावी दूरबीन का। जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची है हुगली के चुनचुरा विधानसभा क्षेत्र में। टीएमसी का गढ़, लेकिन इस बार टीएमसी ने 2 बार के विधायक का टिकट काटा। युवा नेता दिव्यांशु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा। दिव्यांशु भट्टाचार्य, याद कीजिएगा, पिछली दफा खेला होबे नारे को लेकर के, गाने को लेकर के लोकप्रिय हुए। उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने सुबीर नागर को टिकट दिया। दोनों तरफ से अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है दिखाता हूं। ये पश्चिम बंगाल की चुनचुरा विधानसभा सीट है और टीएमसी के प्रवक्ता और कैंडिडेट यूथ है एकदम। कहते हैं मैं युवाओं की बात करता हूं, ये निकल चुके हैं, देख लीजिए आप, प्रचार के लिए निकले हैं। ये बताइए, प्रवक्ता के तौर पे आपने बहुत काम किया, अब जमीन पर उतर आए हैं, अभी तक दफ्तर की पॉलिटिक्स कर रहे थे, कैसी दिख रही है आपको? दिख तो अच्छी रही है। 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन फाइट किए थे हम, तो तब से तो एक इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस हो ही गया है। तो लोकसभा का मतलब तो 7 असेंबली होता है, अभी एक असेंबली पर लड़ रहे हैं। जैसे 2024 में दिल्ली से लोग बोलते थे मोदी वर्सेस हु, ठीक है ना, तो अभी बंगाल में हम एक ही सवाल पूछते हैं, दीदी वर्सेस हु। देखिए उसका भी एकदम दिखने का जरूरत ही नहीं है, एकदम चारों तरफ इधर का जनता ना लोगों का प्रेडिक्शन के उलट देने में उसको बहुत प्यार है। 2021 में किसी ने बोला था ना अब की बार 200 पार, तो इधर का जनता उलट दिया। और 2024 में किसी ने बोला था अब की बार 35 पार 42 में से, तो बंगाल फिर से उलट दिया, टीएमसी को 29 कर दिया। तो बड़े बड़े नेताओं का प्रेडिक्शन उलटने में बंगाल बहुत माहिर है। देखिए योगी बाबा बहुत आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान चले जाओ, बांग्ला चले जाओ, उर्दू बोल रहा है। वो तो ये भी बोल रहा है कि बांग्ला बोलना है तो बांग्लादेश चले जाओ, ये भी तो बोल रहा है। हाँ। तो हम तो बांग्ला बोलते हैं ना, हम बांग्लादेश चले जाए। शुभेंदु अधिकारी इस बार फिर से 2 सीट से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे नंदीग्राम में हराया था। दूरबीन में देखिए और बताइए, कह रहे हैं कि ऐसे ही मैं भवानीपुर में हरा दूंगा ममता बनर्जी। मैं देख रहा हूँ 2019 में अमेठी और वायनाड से भी राहुल गांधी 2 सीट से लड़े थे। क्यों लड़े थे पता चला रिजल्ट के दिन, क्योंकि एक में श्योर नहीं थे, ठीक है ना। इस बार शुभेंदु इसीलिए लड़ रहा है 2 सीट में। देखिए सीएम की कुर्सी पर नहीं दिख रहा है शुभेंदु। हाँ, सीएम की कुर्सी पर कौन दिख रहा है? सीएम की कुर्सी जिस कारपेंटर के शॉप में बन रहे हैं उसके पास खड़े होकर चाय पी रहा है। और वो तो कह रहा है हम चौथी बार चौका मारने वाला है, ऐसे ऐसे करके थामे रहिए, कह रहे चौका मारने वाले हैं, ममता आएगी चौथी बार भी। चौका मारने वाला वो कौन बोला? टीएमसी के कैंडिडेट। ये तो भाई बहुत बढ़िया बोला, किंतु वो उसको मालूम नहीं है हम लोग यॉर्कर डालेगा, क्लीन बोल्ड। ऐसे कैसे घुमाते हैं गेंद ऐसे? एकदम बुलडोजर दिख रहा है आता हुआ बंगाल में। थामिए, ये मेरे को बुलडोजर नहीं चाहिए। यहाँ का जो संस्कृति है हम लोग बुलडोजर के बिना ही सब कुछ निपटा देंगे। अच्छा, बहुत अहम है इसमें, आपको दूरबीन में देखना होगा, जो दिव्यांशु भट्टाचार्य वो कह रहे हैं कि भाई उर्दू रहेगी यहाँ हिंदी के बराबर उर्दू है, बंगाली के जैसे ही उर्दू है। देखिए जो उर्दू में बात करते हैं हमारे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन भाषा से बात करेगा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई किसी का जीवन में दखलदारी मत करेगा। यहाँ पे जो संस्कृति चल रहा था कि सरस्वती पूजा होने नहीं देंगे, दुर्गा पूजा होने नहीं देंगे, कौन रोकता है? यहाँ का सरकार दिख रहा है इसमें रोकते हुए। ये सीधे से दूरबीन से नहीं, आंखों से सबको थामना होगा। आंखों से ही सब देखना पाता है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है बहुत दिन से। टीएमसी कहती है ममता राज की जरूरत है, राम राज की जरूरत नहीं है, राम राज से पेट नहीं भरता। आपको तो यूपी जाना पड़ेगा, आपको बिहार जाना पड़ेगा, जहाँ पे भाजपा का सरकार है। अब देख लीजिए कौन भूखा है। पश्चिम बंगाल में लोग भूखा रहता है। फिराद हकीम जैसे दूसरे बड़े नेता हैं, वो उर्दू को क्यों मैंडेटरी करना चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों का मकसद है कि पश्चिम बंगाल को वो लोग जैसी आदर्श मुस्लिम कंट्री है वो चाहता है
बांग्लादेश की तरफ ये पश्चिम बांग्लादेश बनाएंगे। 4 तारीख के बाद शुभेंदु कहाँ दिख रहा है? भाग तो नहीं गया, टीएमसी करी भाग गए, देख के बताइए। देखिए अरे सारा दुनिया में तो शुभेंदु ही दिखा दे रहा है। क्या 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 कर रहे हैं शुभेंदु? चलिए, चारी पास तो कमल खिल रहा है। शुभेंदु दा इस कमल का नेतृत्व दे रहा है, हम लोग को यही दिखाई पड़ रहा है। और बात ईरान इजराइल के जंगी मोर्चे की, जहां आसमानी तबाही और मिसाइलों की बरसात के बाद समंदर की जोर आजमाइश शुरू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। हॉर्मूज में अमेरिका ने अपने कौन कौन से स्पेशल 15 जंगी जहाज उतारे हैं और ट्रंप के नाकाबंदी प्लान से मिडिल ईस्ट में कैसे नई तबाही दस्तक दे सकती है, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। हॉर्मूज में उतरे धुरंधर ट्रंप के 15 फाइटर। करीब 23 घंटे बीत चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ईरानी जहाजों के गुजरने की खबर है और इसलिए अब अमेरिका इस नाकेबंदी को और मजबूत करने जा रहा है, जिसे पार करके निकलना ईरानी जहाजों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। रिपोर्ट के अनुसार कई युद्धपोत जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, नाकेबंदी के अभियान में शामिल हो सकते हैं। हॉर्मूज में अमेरिका के मिशन को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन लीड कर रहा है। इब्राहिम लिंकन पर 70 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात है। आसमान से निगरानी के लिए अवाक्स और हेलीकॉप्टर मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी फोर्स को हवाई कवर दे रहे हैं। किसी भी वक्त ईरानी जहाजों पर स्ट्राइक करने की तैयारी है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर पूरी फ्लीट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आर्ले बर्ग क्लास के 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, जिसमें यूएसएस बैनब्रिज, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जूनियर, यूएसएस यूएसए डेल्बर्ट डी ब्लैक, यूएसएस जॉन फिन और माइकल मर्फी जैसे ताकतवर मल्टी रोल युद्धपोत शामिल हैं। इनमें कुछ युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को डिफेंस सपोर्ट देते हैं, कुछ को माइंस क्लियर करने के मिशन पर लगाया गया, जबकि कई डिस्ट्रॉयर ईरानी पोर्ट और रडार पर स्ट्राइक करने के लिए स्टैंड बाय पर। नाकेबंदी लागू करने के लिए ईरानी जहाजों को रोकने में इन डिस्ट्रॉयर्स की सबसे अहम भूमिका है। इसके अलावा 3 एम्फीबियस शिप्स उतार दी गई, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस न्यू ऑरलियंस और यूएसएस रूशमोर। ये तीनों शिप्स जरूरत पड़ने पर ईरान के तटीय इलाकों में किसी भी वक्त मरीन्स और स्पेशल यूनिट के जवानों को उतार सकते हैं। नाकेबंदी के दौरान सपोर्ट मिशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा गया। कुल मिलाकर हॉर्मूज में 15 जहाजों के साथ अमेरिका ने ऐसी तैनाती की जिसको चकमा देना बेहद मुश्किल है और आने वाले दिनों में ईरान के साथ एक बार फिर सीधे टकराव के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ईरान इसे समंदर में डकैती बता रहा है। ईरान का बयान ये कि अमेरिका की नाकेबंदी हमारी संप्रभुता को सीधी चुनौती है। हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल दखल देने वालों को करारा जवाब दे। ईरान के पास भले ही अमेरिका की तरह भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर है, लेकिन हॉर्मूज में पेट्रोलिंग के लिए ईरान के पास कई छोटे युद्धपोत, हजारों हाई स्पीड बोट, माइंस बिछाने वाली सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन फ्लीट मौजूद है। ऐसे में ईरान एक साथ कई बोट्स या ड्रोन्स से स्वॉर्म अटैक के जरिए अमेरिकी डिफेंस के लिए उसी तरह चुनौती खड़ी कर सकता है, जैसे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने आसमान में जवाब दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस एक्सपोज हुआ। अभी तक अमेरिकी नाकेबंदी पर बयानबाजी, अमेरिका और ईरान समंदर में आमने सामने नहीं आए, लेकिन किसी भी वक्त ऐसे हालात बन सकते हैं और दोनों तरफ से जिस स्तर की तैयारियां की गई उससे भी साफ है कि हॉर्मूज पर गतिरोध बना रहा तो तबाही का नया दौर शुरू हो सकता है। हॉर्मूज की तनातनी पूरी दुनिया को डरा रही है। ऐसे में आप शायद सोचेंगे कि भारतीय जहाजों को लेकर क्या हालात। इसका जवाब ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने दिया, जिसने साफ कहा कि हॉर्मूज में नाकेबंदी के बीच आज भारत की दोस्ती काम आ रही है। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद करेंगे। भारत हमारा मित्र देश है, उनसे कोई टोल नहीं लिया गया। भारतीय जहाजों के लिए ईरान साथ मिलकर अच्छी तैयारी कर रहा है। भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक संबंध हैं। ईरान और भारत का साझा हित और साझा भविष्य। एक तरफ पहले से पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही है। अमेरिका ईरान के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू होने का खतरा है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक नई चिंगारी सुलगाई। एर्दोगान ने लेबनान को लेकर इजराइल को धमकी दी
इजराइल से नेतन्याहू का जवाब भी आ गया। तो सवाल है कि क्या तुर्की इस महायुद्ध का हिस्सा क्या बनने वाला है? क्या अमेरिका ईरान की तनातनी के बीच नया मोर्चा खुलने वाला? क्या एक दूसरे से 1200 किलोमीटर दूर स्थित तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने वाला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी। पहले आपको एर्दोगन का अब तक का सबसे बड़ा बयान बताते हैं। एर्दोगन ने कहा नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो चुके हैं। इजराइल बातचीत में बाधा बन रहा है। लेबनान में नेतन्याहू नरसंहार करवा रहे हैं। यहाँ तक बात फिर भी दायरे में थी, लेकिन एर्दोगन ने एक कदम आगे बढ़कर उस इजराइल को सीधे चैलेंज कर दिया जो दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है, जिसने लगातार 40 दिन तक 2300 किलोमीटर दूर ईरान पर सैकड़ों टन बारूद बरसाया। एर्दोगन ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पहली बार इजराइल पर सीधे हमले की धमकी दी। एर्दोगन ने कहा, हम जब चाहें एक्शन ले सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। पहले हमने कराबाख और लीबिया में एक्शन लिया था, जरूरत पड़ी तो हम इजराइल के खिलाफ भी जा सकते हैं। एर्दोगन ने सिर्फ धमकी नहीं दी, इस बात के भी संकेत दिए कि अगर बातचीत नहीं चल रही होती तो अब तक तुर्की एक्शन ले चुका होता। दरअसल तुर्की के पास भी ईरान की तरह मिसाइल और ड्रोन का भंडार है। कराबाख को लेकर 2020 में अजरबैजान आर्मेनिया की जंग छिड़ी थी। तुर्की ने अपने फाइटर और बायर कटार TB2 ड्रोन अजरबैजान भेजे थे। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाके भी अजरबैजान गए थे। 44 दिनों की जंग के बाद समझौता हुआ, अजरबैजान को जीत मिली। 2019-20 में लीबिया में विद्रोही गुट के खिलाफ सरकार का साथ दिया। तुर्की की सेना और बायर कटार TB2 ड्रोन ने यहाँ भी अहम भूमिका निभाई। इन्हीं दोनों जंग का हवाला देकर एर्दोगन ने अब इजराइल को डराने की कोशिश की, लेकिन इजराइल से एर्दोगन को उन्हीं की भाषा में जवाब मिला। एर्दोगन के बयान पर नेतन्याहू ने कहा, तुर्की को अपने घर में झांकने की जरूरत है, हमें मानवता का पाठ न पढ़ाएं, खुद कुर्दों को मार रहे हैं, बेकार की बयानबाजी न करें। एर्दोगन कागज के शेर। नेतन्याहू के इस जवाब से साफ है कि तुर्की के साथ विवाद आगे बढ़ा तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अगर लेबनान को लेकर समझौता नहीं हुआ, अमेरिका और इजराइल का सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध अब विध्वंसक हो सकता है और इजराइल तुर्की के फाइटर सीधे आमने सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। उधर महिला आरक्षण को लेकर के देश भर की महिलाओं में उत्साह है और इस आरक्षण को महिलाओं के हित के लिए जरूरी कदम बता रही है। ये मोदी की पहल को देश के हर क्षेत्र की महिलाओं ने सराहा है। प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे मौके दिए महिलाओं को। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाओं को बहुत योगदान दिया, हर काम में उनको आगे बढ़ावा मिला है और इस क्षेत्र में भी 33% के आरक्षण की वजह से महिला संसद तक भी पहुंच जाएंगी। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल करी है, उस पहल को अंजाम देने के लिए ये 3 दिन का जो है ये सेशन बुलाया गया है और मैं मानती हूँ कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस ये जो है सारी महिलाओं के हक का है।